नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम भारत के बंदरगाहों के बारे में बताने वाले हैं। भारत में 13 राष्ट्रीय बंदरगाह हैं। राष्ट्रीय बंदरगाह जो है केंद्र सरकार के द्वारा रखरखाव किया जाता है और इसके लिए एक अलग से मंत्रालय बनाया गया है। जबकि जो उस क्षेत्र में छोटे छोटे बंदरगाह होते हैं वो राजकीय बंदरगाह होते हैं, जिन्हें राज्य सरकार देखरेख करती है। तो 13 बंदरगाह में आप देखेंगे 6 बंदरगाह जो हैं पूर्वी तट पर हैं और 6 बंदरगाह पश्चिमी तट पर हैं और 13वां बंदरगाह जो है अंडमान निकोबार में है। तो जो सबसे पहले हम देख लेते हैं पश्चिमी तट के बंदरगाह, जो कि 6 बंदरगाह हैं। ये आप देख पा रहे हैं, भारत का ये पश्चिमी तट है और इसकी ट्रैक है कान्हा में मामा को, कान्हा में मामा को। तो इससे आपके 6 बंदरगाह जो पश्चिमी तट पर स्थित हैं वो आ जाएंगे और सीक्वेंस वाइज आएंगे, एक के बाद एक। जो बंदरगाह स्थित है वही बंदरगाह है आपके आने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका कौन सा बंदरगाह है? कांडला, कान्हा। तो का से आपका कांडला, आधाना और वा से न्यावा सेवा, है ना। तो कौन सा है? न्यावा सेवा। कान्हा में से आपका मुंबई बंदरगाह, फिर मामा, एक माह से आपका मोरमुगोआ, एक से आपका मैंगलुरु और को से आपका कोच्चि बंदरगाह है। तो ये 6 राष्ट्रीय बंदरगाह हैं जो कि आपके पश्चिमी तट पर स्थित हैं और इसका ट्रिक या कोड क्या है? कान्हा में मामा को। तो इसको आप याद रखें। ये 6 राष्ट्रीय बंदरगाह जो कि आपके क्रम वाइज हैं, अलग अलग राज्यों में स्थित हैं। एक के बाद एक हम अभी देख लेंगे। पश्चिमी तट के बंदरगाह हो गए, उसके बाद हम पूर्वी तट के देखें। पूर्वी तट के बंदरगाह जो हैं तो उनका कोड क्या है? कैप बेंच ए तू, कैप बेंच ए तू। तो ये आपकी ट्रिक या आपका कोड लिखा हुआ है। का से आपका कोलकाता हल्दिया बंदरगाह आता है, फिर पा से आपका पारादीप आता है ना। कैप बेंच, फिर विशाखापट्टनम आ जाएगा, फिर आपका चेन्नई, चा से बेंच, तो बा से विशाखापट्टनम, चा से चेन्नई, ए से एन्नूर और तू से तूतीकोरन। तो ये सीक्वेंस वाइज हैं, बस फ्लिप हुए हैं, ऊपर नीचे हुए हैं, तो इनको याद रखना। चेन्नई जो है इसमें कोड में पहले आता है, लेकिन यदि आप देखें तो चेन्नई बंदरगाह जो है एन्नूर बंदरगाह की निचली ओर है, लगभग 17 किलोमीटर ऊपर आपका एन्नूर है यहाँ पर, और उसके 17 किलोमीटर नीचे आपका कौन सा है? चेन्नई है। ठीक है, तो हैं आपके पश्चिमी पूर्वी साइड पर ही, ये आपको याद रखना है। सीक्वेंस वाइज हैं, बस ये थोड़ा सा आगे पीछे हुए हैं, तो इतना आप याद रख सकते हैं। और 13वां बंदरगाह आपका पोर्ट ब्लेयर है जो कि अंडमान निकोबार में है। तो आइए अब हम देख लेते हैं एक 1 बाय 1 सभी बंदरगाहों को। तो यहाँ पर आपका ये ट्रिक हो गया, कोड हो गया। कान्हा में मामा को, ये आपके पश्चिमी साइड के हो गए, और पूर्वी साइड के कैप बेंच ए तू, और उसके बाद 13वां बंदरगाह जो है पोर्ट ब्लेयर में है। तो सबसे पहला जो आपका कांडला बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह जो कि आपके गुजरात राज्य में है, गुजरात राज्य में स्थित है, और इसे आधिकारिक तौर पर दीन दयाल बंदरगाह के रूप में जाना जाता है या उसका नामकरण किया गया है। और ये गुजरात के कच्छ जिले में है, आप देख पा रहे होंगे, जो कि कच्छ जिला गुजरात के पश्चिमी साइड है सबसे। और जब तक लेह आपका जिला नहीं बना था तब तक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला था, जो कि एरिया लगभग 45,000 स्क्वायर किलोमीटर में था। तो उसी में आपका ये कांडला बंदरगाह आता है, और इसका निर्माण जो है 1950 के दशक में हो गया था। पश्चिमी भारत की सेवा करने के रूप में इसे प्रमुख बंदरगाह के रूप में इसे जाना जाता है। 2017 में इसका नाम कब बदला? तो 2017 में कांडला नाम बदल के क्या कर दिया गया? दीन दयाल बंदरगाह है। तो कांडला या दीन दयाल दोनों नाम आप याद रखें। कई बार जो है पुराने नाम से नहीं, नए नाम से जो है क्वेश्चंस आ जाता है, जो कि आपको याद रखना है कि 2017 में। ये कब बदला ये जरूरी नहीं है, बस आपको नया नाम याद रखना है। अब इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि जो खाड़ी देश में तरल पदार्थ आते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ आते हैं, उसका आयात निर्यात करने में प्रमुख भूमिका निभाता है आपका कांडला बंदरगाह। तो पेट्रोलियम पदार्थों के लिए, आपके मिनरल्स, खनिज के लिए ये जाना जाता है। उसके अलावा जो है यह मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है, मुक्त व्यापार क्षेत्र, और यह एक ज्वारीय बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है। तो ये जो है इसके प्रमुख तथ्य हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्री ट्रेड एरिया जो है ये कांडला है, ये भी पूछा गया है। इसमें बहुत सारी जगह पर जो है चार्ज नहीं लगते हैं भारत के लोगों को कुछ चीज़ें भेजने के,
और ये जो है फ्री ट्रेड, तो इसके कुछ सीमित कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वो प्रोडक्ट आप बहुत ही कम नॉमिनल चार्ज में आप भेज सकते हैं कंटेनर। तो ये जो है प्रमुख बंदरगाह हो गया पश्चिमी क्षेत्र का कांडला, जो कि गुजरात में स्थित है। उसके बाद दूसरा बंदरगाह हम देखते हैं, ये आप कांडला बंदरगाह देख पा रहे होंगे, ये बड़े बड़े कंटेनर रखे हैं। ये कंटेनर, इनके अंदर सामान रखा रहता है और ये लिफ्ट होती है जिससे कंटेनर को जहाज़ों में लोड किया जाता है और जहां भेजना है वहां उस देश के लिए रवाना किया जाता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहलाते हैं। यहाँ सारी चीज़ें परमिशन के द्वारा होती हैं, सब चीज़ें लिखित रूप में होती हैं, बहुत ही केयरफुली, और सब चीज़ों की जांच परख के बाद ही यहाँ से सामान भेजा या बुलाया जाता है। तो ये हमारा दीनदयाल बंदरगाह हो गया। उसके बाद अगला जो है मुंबई बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह जो कि बहुत ही प्राकृतिक सबसे बड़ा बंदरगाह कहलाता है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह किसे कहते हैं? मुंबई बंदरगाह को कहते हैं, क्योंकि ये नेचुरली है, इसमें आर्टिफिशियली ज़्यादा काम नहीं किया गया है। नेचुरली वहाँ गहरा है। आपने देखा होगा मुंबई वैसे भी 7 टापुओं पर बसा हुआ एक शहर है जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा बसाया गया था। तो इससे क्या क्या निर्यात किया जाता है मुंबई बंदरगाह से? तो यहाँ आप देखेंगे चमड़े का सामान, तिलहनी लकड़ी, ऊन, इंजीनियरिंग सामान, कंटेनर, मोटर मशीन, सूती कपड़ा, मैगजीन आदि वस्तुएं जो हैं भेजी जाती हैं। अब जो है आप देखेंगे मुंबई हार्बर का इस्तेमाल सदियों से जहाज़ों और नावों के द्वारा किया जाता रहा है। इसका इस्तेमाल मराठा नौसेना के साथ साथ ब्रिटिश, पुर्तगाल की सेनाओं ने भी इसका उपयोग किया है। मराठों में आप देखेंगे नेवी के जनक कहे जाते हैं शिवाजी महाराज, उनके समय पर ये जहाज़ें बहुत हुआ करती थी, तो उनने मुंबई हार्बर या मुंबई बंदरगाह का उपयोग किया हुआ है। ये कहाँ है? ये कोंकण तट पर आता है। कोंकण तट कहलाता है। महाराष्ट्र और गोवा का जो समुद्री तट है उसको कोंकण कहते हैं। तो इसको आप याद रखना। 400 स्क्वायर किलोमीटर में ये क्षेत्र फैला हुआ है जिसके अंतर्गत मुंबई बंदरगाह आता है। अच्छा, अब आप देखेंगे न्हावा शेवा और मुंबई बंदरगाह के बीच अंतर कितना है? तो इन दोनों बंदरगाहों के बीच में 43 किलोमीटर का अंतर है। ठीक है। न्हावा शेवा मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने, या बहुत ज़्यादा सामान, बहुत ज़्यादा लोड हो जाता था, तो उसके काम को कम करने के लिए बाद में कौन सा बनाया गया? न्हावा शेवा। तो मुंबई, उसके बाद कौन सा है? न्हावा शेवा, जो कि मुंबई से 43 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। अच्छा, ये जो आपके पोर्ट हैं, बंदरगाह हैं, कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? तो यहाँ पर लिखा हुआ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे। तो ये जो है एक मंत्रालय है। पहले जहाजरानी मंत्रालय कहलाता था, अब जो है इसका नाम बदल गया है शिपिंग एंड वाटरवेज मंत्रालय, जिसके वर्तमान मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल जो है इसके मिनिस्टर हैं। भारत में कुल 13 राष्ट्रीय बंदरगाह वो हम देख चुके हैं, तो इसको आपको याद रखना है। फिर उसके बाद ये आपका मुंबई बंदरगाह आप देख पा रहे होंगे, बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा हैवी लोड रहता है, बहुत ज़्यादा यहाँ से आयात और निर्यात चीज़ें की जाती हैं। अगला बंदरगाह है न्हावा शेवा, जो कि मुंबई बंदरगाह से 43 किलोमीटर दक्षिण में है। आप इसे जवाहरलाल नेहरू के नाम से जाना जाता है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो ये न्हावा शेवा इसका पुराना नाम है, नया नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। अब ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह, सबसे ज़्यादा कंटेनर यहीं पर आते हैं, क्योंकि मुंबई जो पहुंचते हैं उन सबको कहाँ शिफ्ट किया जाता है? न्हावा शेवा किया जाता है। अब इसकी स्थापना कब हुई? 89 में, 1989 में जो है ये बंदरगाह स्थापित हुआ है। और ये मुंबई के दक्षिणी पूर्व में स्थित है, क्षेत्रफल 200 स्क्वायर किलोमीटर में है। तो ये आप याद रख सकते हैं या देख सकते हैं। बस आपको याद क्या रखना है कि इसका नया नाम किस नाम से जाना जाता है, किस बंदरगाह के भार को कम करने के लिए बनाया गया है, काम क्या होता है, ये ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये भी कोंकण तट पर ही स्थित है, महाराष्ट्र में ही आता है। यह बंदरगाह नवी मुंबई, महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। यह पोर्ट पश्चिमी समर्पित फ्रंट कॉरियर डोर का टर्मिनल, ये आप देख सकते हैं। यह बंदरगाह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या उत्तर के जो अधिकांश क्षेत्र हैं वहाँ से आने वाला व्यापारिक सामान को आयात निर्यात नियंत्रित करने का ये काम करता है।
इसको आपको याद रखना है। यहाँ ये नीचे फैक्ट दिया हुआ है, जो बड़े बंदरगाह होते हैं वो केंद्र सरकार नियंत्रित करती है, जबकि छोटे बंदरगाह समवर्ती सूची में होते। समवर्ती सूची का मतलब है कि उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों नियंत्रित कर सकती हैं। केंद्र चाहे तो अपने नियम कानून बना ले, लेकिन केंद्र ज़्यादातर राज्यों को ये अधिकार दिए रहती है छोटे बंदरगाहों की। ठीक है, तो ये न्हावा सेवा बंदरगाह हो गया। ये आप इसकी इमेज देख पा रहे होंगे, ये न्हावा सेवा बंदरगाह की इमेज है। ये सब कंटेनर यहाँ से जहाज लोड होते हैं और जहाज निकल जाते हैं समुद्र से। फिर मार्मा गोवा, जिसे हम मार्मा गोवा के नाम से जानते हैं, जबकि उसका नाम क्या है, मोर्मू गोवा। मोर्मू गोवा जो है एक शहर है जो कि पुर्तगालियों के द्वारा बसाया गया था। मोर्मू गोवा एक पुर्तगाली शब्द है और ये समुद्र के किनारे स्थित शहर है और वहाँ पर ये बंदरगाह बनाया गया है। तो नाम भी इस जगह के नाम से ही इस बंदरगाह का नाम रखा गया, मोर्मू गोवा बंदरगाह। ठीक है, तो ये एक प्रमुख बंदरगाह है जिसकी स्थापना 1963 में की गई थी। ज्वारी नदी के मुहाने पर स्थित है। नदी जहाँ समुद्र में मिलती है वहीं पर इस बंदरगाह का निर्माण किया गया है। और ये मार्मू गोवा पुर्तगालियों के द्वारा बसाया गया शहर है। शब्द भी आपका पुर्तगाली है, ये सब आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये जो है आपका शहर है और यहाँ आपका ये बंदरगाह बनाया गया है। तो ये बंदरगाह, ये पूरा बंदरगाह वाला एरिया कहलाता है जहाँ से कंटेनर लोड होते हैं। तो इसको आपको याद रखना है, ये शहर आपका जो कि पुर्तगालियों के द्वारा बसाया गया था। फिर अगला आता है न्यू मंगलुरु बंदरगाह। अच्छा, ये ओल्ड मैंगलोर से थोड़ा सा अलग बनाया गया शहर जिसे न्यू मंगलुरु कहा जाता है, वहीं पर ये बंदरगाह बनाया गया। न्यू मंगलुरु पोर्ट भारत के कर्नाटक राज्य के मैंगलोर के पन्नाम्बुर में स्थित है। तो वो जो पर्टिकुलर जगह है वो कौन सी है, पन्नाम्बुर। तो इसे पन्नाम्बुर बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। अब यहाँ सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट या क्या भेजा जाता है, तो लौह अयस्क यहाँ से सबसे ज़्यादा। आपने देखा होगा कर्नाटक में सर्वाधिक धारवाड़ की चट्टान है और उसमें सबसे ज़्यादा लोहा या लोहे की मात्रा पाई जाती है, जिसमें आप देखेंगे ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ आपने देखी होंगी, कुंद्रेमुख पहाड़ियाँ आपने देखी हैं, और भी आप देखेंगे है ना, बादामी की पहाड़ी, बाबा बूदन की पहाड़ी। ये सब पहाड़ियों पर क्या निकलता है, लोहा निकलता है। और ये सब लोहा कहाँ भेजा जाता है, विदेश। तो ज़्यादातर मैंगलोर बंदरगाह से जर्मनी भेजा जाता है। पारादीप बंदरगाह वहाँ से जापान और यहाँ से जर्मनी भेजा जाता है। उसके अलावा भी और देशों को भेजा जाता है। अब इसका उद्घाटन कब हुआ है, तो 11 जनवरी 1975 को जो है उद्घाटन हुआ है। इंदिरा गांधी के द्वारा उद्घाटन किया गया था। इसे मैंगलोर शहर के पुराने बंदरगाह से अलग करके नवीन बंदरगाह बनाया गया, जिसे न्यू मैंगलोर पोर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब मैंगलोर बंदरगाह या हेल बंदरगाह के नाम से भी इसे जाना जाता था। तो ये नाम भी आपको याद रखने, ये पुराने नाम है, नया नाम क्या हो गया, न्यू मैंगलुरु बंदरगाह। जगह के नाम से भी जाना जाता है, तो ये जगह है वो शहर का नाम है मैंगलोर के, वहाँ जो छोटा सा एरिया का नाम है पनम्बुर, तो उस नाम से भी इस बंदरगाह को जाना जाता है। तो इसे आप याद रखना है। अब ये जो बंदरगाह है अरब सागर के साथ गुरुपुरा नदी के संगम पर है। यहाँ एक नदी आके समुद्र में मिलती है, गुरुपुरा, तो उससे भी आप देख सकते हैं। और ये भारत का 7वां सबसे बड़ा बंदरगाह है। और भारत में जितने भी राष्ट्रीय बंदरगाह हैं उन सभी को मिलाया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। और वो कौन सी परियोजना के तहत, सागरमाला परियोजना। सागरमाला परियोजना के तहत सभी बंदरगाहों को एक दूसरे से कनेक्ट किया जा रहा है। तो ये भारत सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये न्यू मैंगलुरु बंदरगाह है। ये सब कंटेनर जो सामान लोड होता है और यहाँ सब जहाज आते हैं और यहाँ से फिर समुद्र से चले जाते हैं। ये आपके लिफ्ट लगी हुई हैं जहाँ से ये सामान लोड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से कंटेनर, बड़े बड़े जो कंटेनर होते हैं वो जहाज़ों में लोड किए जाते हैं। अगला बंदरगाह है कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह केरल में स्थित है, मालाबार का तट कहलाता है। वेलिंगटन द्वीप के दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कहलाता है। सबसे बड़ा पहला कौन सा हो गया था,
मुंबई हो गया था, ये दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है और ये औद्योगिक और कृषि बाजारों के लिए जाना जाता है। जहाज निर्माण गतिविधियों के लिए उल्लेखनीय है क्योंकि यहाँ पर कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना हुई थी, जहाँ बड़े बड़े जहाज़ों को, बड़ी बड़ी पनडुब्बियों को बनाया जाता है, जहाज निर्माण और मरम्मत का कार्य किया जाता है। तो ये बहुत बड़ा शिपयार्ड है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। अब कर्नाटक और केरल में आप देखेंगे तो कॉफ़ी, चाय, मसाले ये सबसे ज़्यादा होते हैं, तो इन्हीं चीज़ों का ये निर्यात करता है बंदरगाह। तो ज़्यादातर जिस राज्य में या आसपास के राज्य में जो प्रोडक्ट होते हैं, चाहे वो मिनरल्स हों या वो फसलें हों या कोई भी उत्पाद हो, उन्हीं उत्पादों को वहाँ से भेजा या जो है एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन से एग्जाम में आए हुए हैं। ये हमारा कोच्चि बंदरगाह हो गया। ये देख पा रहे होंगे आप, यहाँ लिफ्ट लगी हुई है, पीछे कंटेनर रखे हुए हैं। ये बंदरगाह वेलिंगटन जो द्वीप है, जो कि आर्टिफिशियल द्वीप है, उस पर ये बनाया गया है, उसके पास में ये बनाया गया है। फिर आ जाते हैं हम पूर्वी तट के बंदरगाह। ये पश्चिमी तट के हो गए। 6 बंदरगाह थे जिसका कोड भी आपने देखा था, 1 बाय 1 आप बंदरगाह भी देख चुके हैं। अब ये पूर्वी तट के जिसका कोड है कैप बेंच एथू। तो सबसे पहले का शब्द आया, का से आपका कोलकाता हल्दिया बंदरगाह है, कोलकाता उसके नीचे हल्दिया, ये दोनों बंदरगाह हैं। नदी बंदरगाह कहलाते हैं जो कि गंगा नदी की स्ट्रीम पर हैं और ये समुद्र से लगे हुए हैं और राष्ट्रीय बंदरगाहों का दर्जा दिया गया है। तो कोलकाता बंदरगाह है जिसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से भी इस बंदरगाह को जाना जाता है। ये भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है, तो कोलकाता है, क्योंकि अंग्रेज सबसे पहले मद्रास, कोलकाता यहीं पर रहे थे, यहीं पर उनने अपना गढ़ बनाया। सबसे पहले कोलकाता ही आए थे। कोलकाता राज्य को ही उनने अपने अधीन किया था, बंगाल के नाम से उस समय जाना जाता था, और यहीं से जो है वो सामान को अपने देश या ब्रिटेन भेजा करते थे। तो ये भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। उपनिवेशिक काल के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडीज कंपनी के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। तो इसको आप याद रखना। भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि समुद्र से कई 100 किलोमीटर की अंदर पर है ये, है ना। तो ये समुद्र तट से 100-150 किलोमीटर अंदर है, जो कि अपनी नदी, कौन सी नदी, गंगा की एक स्ट्रीम आती है हुगली, और उसमें ये स्थापित है। तो ये 2 बंदरगाह हैं आपका, पहले कोलकाता पड़ता है, फिर हल्दिया बंदरगाह पड़ता है, फिर जो है समुद्र शुरू होता है। तो ये जुड़वा बंदरगाह कहलाते हैं, कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। ये बहुत ही व्यस्ततम और महत्वपूर्ण बंदरगाह है। यहाँ से लौह इस्पात, तांबा, चमड़ा, चाय, कोयला, ये सब चीज़ों को भेजा जाता है दूसरे देशों। तो इसको याद रखना, कोलकाता बंदरगाह। ये आप देख पा रहे हो हावड़ा ब्रिज है, जो कि ये बंदरगाह के लिए बनाया गया था यहाँ से, ताकि जहाज निकलें तो ये जो ब्रिज था खुल जाता था। जहाज निकलने के बाद ये रोड का काम करने लगता है। पारादीप बंदरगाह जो कि आपके उड़ीसा में स्थित है, और ये जो है जगतपुर जिले के अंतर्गत आता है, और राज्य का प्रमुख बंदरगाह है, राष्ट्रीय बंदरगाह। एकमात्र राष्ट्रीय बंदरगाह उड़ीसा में कौन सा है, पारादीप बंदरगाह है। महानदी जो जहाँ मिलती है वहाँ पर इसे बनाया गया है, और स्वतंत्रता के बाद ये पूर्वी तट का पहला बंदरगाह कहलाता है। तो इसे आप याद रख सकते हैं, स्वतंत्रता के बाद पहला पूर्वी बंदरगाह। कब बनाया गया था, 1966 में, और इसमें जापान ने मदद की थी। इस बंदरगाह को बनाने में काफ़ी पैसा दिया था, क्योंकि यहाँ से जापान को लोहा भेजा जाता है। तो जापान यहाँ से अपने देश लोहा ले जाता है, कच्चा लोहा ले जाता, कच्चा माल, मिनरल्स ले जाता है। इसलिए जापान ने इस बंदरगाह को बनाने के लिए भारत सरकार की क्या की थी, मदद की थी। एक कृत्रिम लैगून प्रकार का बंदरगाह कहलाता है। लैगून यानी कि आपका जो चट्टानों से, जो कि लाइमस्टोन चट्टान, चूना पत्थर और कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टान होती हैं, जो कि जीवों के मरने से बनती हैं, उन पर ये जो है स्थित है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये पारादीप बंदरगाह हो गया। वाइजैग, विशाखापट्टनम बहुत ही फेमस शहर है, और ये आपके आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है, और इसे विजाग या वाइजैग बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। विशाखापट्टनम शहर में है। प्राकृतिक बंदरगाह है, और डॉल्फिन नोज
आप इसे देखेंगे तो डॉल्फिन नोज के जैसी इसकी आकृति है, या उस चट्टान पर स्थित है डॉल्फिन नोज, है ना। डॉल्फिन जो कि आपकी एक मछली है, उसी की नोज की आकृति पर ये स्थित है। विशाखापट्टनम बंदरगाह बहुत ही फेमस प्रसिद्ध बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह है। ये पुरानी बंदरगाहों में से जाना जाता है, अपनी गहराई के लिए जाना जाता है। तो ये जरूर याद रखें कि ये प्राकृतिक गहराई, जैसे मुंबई जो है प्राकृतिक बंदरगाह है, वैसे विशाखापट्टनम भी अपनी प्राकृतिक गहराई के लिए जाना जाता है। कार्गो हैंडलिंग के मामले में ये दूसरा सबसे ज़्यादा आप देखेंगे महाराष्ट्र में होता है, उसके बाद फिर विशाखापट्टनम में। अब यहाँ से क्या क्या निर्यात किया जाता है, तो लोहा, कच्चा लोहा, तेल, कोयला, एल्यूमिनियम जैसे महत्वपूर्ण सामानों को जो है भेजा जाता है। अब ये लोह निर्यात का एक महत्वपूर्ण निर्यातक क्षेत्र या केंद्र माना जाता है, तो इसको जरूर याद रखें, विशाखापट्टनम वाईजैक, जो कि आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये वाईजैक, ये विशाखापट्टनम का है ना। तो ये जो है पूरा महत्वपूर्ण, यहाँ सब कंटेनर, ये पूरा क्षेत्र है जहाँ से चीज़ों को लोड किया जाता है। तो ये आपका विशाखापट्टनम डॉल्फिन नोज, इसी के कारण ये जो आकृति आप देख पा रहे होंगे, इसी के कारण डॉल्फिन नोज कहा जाता है इसे। एन्नूर बंदरगाह, जिसे कामराज बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। कामराज बंदरगाह, जिसे पहले एन्नूर के नाम से जाना जाता था, वर्तमान में कामराज बंदरगाह, ये इससे भारत का पहला कॉरपोरेट बंदरगाह होने का गौरव प्राप्त है। यह देश का एकमात्र कॉरपोरेट या निगम के रूप में काम करने वाला बंदरगाह कहलाता है। तो एकमात्र बंदरगाह जो निगम के रूप में कार्य करता है, कॉरपोरेट बंदरगाह। इस बंदरगाह को 1999 में बनाया गया, खोला गया, और 12वें जो 13 बंदरगाह राष्ट्रीय, उसमें से 12वें बंदरगाह के रूप में इसे मान्यता दी गई थी। तो इसे याद रखें, भारत सरकार की इसमें 67% हिस्सेदारी है, इसलिए ऑन कौन करता है, भारत सरकार। जबकि और भी कंपनियां हैं, जैसे कि बताया, एक निगम के रूप में कार्य करता है, कॉरपोरेट के रूप में कार्य करता है। तो कामराज बंदरगाह बड़े पैमाने पर कोयले का परिवहन करता है, कोयले को एक्सपोर्ट करता है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके अलावा आप देखेंगे पेट्रोलियम उत्पादों को भी संभालता है, और ये चेन्नई के पास में है। चेन्नई बंदरगाह, यहाँ से आप देखेंगे तो मात्र 17 किलोमीटर रह जाता है। एन्नूर से चेन्नई बंदरगाह कितना है आपका, मात्र 17 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर ही स्थित है। ये आप देख पा रहे होंगे शिप, जहाँ ये जहाज कंटेनर लोड किए जाते हैं, यहाँ से लिफ्ट से उठा के यहाँ भेजे जाते हैं। चेन्नई बंदरगाह, जिसे पहले मद्रास पोर्ट के नाम से जाना जाता था, मद्रास बंदरगाह अंग्रेजों के द्वारा बसाया गया शहर है, बहुत ही प्राचीन शहर है ये मद्रास। और दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कहलाता है। बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा बंदरगाह होने का गौरव है या खिताब है। यह एक कृत्रिम बंदरगाह है, 1881 में से शुरू होता है ये, और 1983 में से समर्पित किया गया था भारत सरकार के द्वारा। तो ये याद रखेंगे, इसकी शुरुआत कब हुई भारत सरकार या आज़ादी के बाद, तो 1983 में। अब ये ऑटोमोबाइल, लोहे, कोयला, ग्रेनाइट, पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरकों सहित कई सामानों को बड़े पैमाने पर ये संभालता है। और चेन्नई बंदरगाह को दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, तो दक्षिण के प्रवेश द्वार के रूप में ये जाना जाता है। तो ये आपका चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट है, बहुत ही खूबसूरत आपको दिख रहा होगा। उसके बाद तूतीकोरिन बंदरगाह, जिसे बीओ चिदम्बरम बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, चिदम्बरम, और तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में है, और दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह कहलाता है। श्रीलंका आने जाने वाले सामानों के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। तो तूतीकोरिन से जो भी श्रीलंका के लिए सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो कौन से बंदरगाह से होता है, तूतीकोरिन से होता है। सेतु समुद्रम शिपिंग, जो नहर परियोजना है जिसका उद्देश्य भारत और श्रीलंका के बीच शिपिंग मार्ग बनाना है, वो तूतीकोरिन बंदरगाह के द्वारा ही किया जाता है। अब इस बंदरगाह से कोयला, तेल, चीनी, नमक, पेट्रोलियम उत्पादों के सामान का क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। ये आप देख पा रहे होंगे बंदरगाह। लास्ट और 13वां बंदरगाह, ये 6 बंदरगाह आपने अभी देखे पूर्वी तट के, 6 पश्चिम, 6 पूर्वी तट, और जो 13वां है वो है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर जो कि
अंडमान निकोबार का एक छोटा सा द्वीप है जो कि राजधानी अंडमान निकोबार की। तो पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार एक समुद्री बंदरगाह का संचालन करता है। अंडमान सागर में स्थित ये एक प्रमुख बंदरगाह है। वहाँ की कनेक्टिविटी वहाँ के सामान के लिए प्रमुख माना जाता है। और पोर्ट ब्लेयर ट्रस्ट जो है इस बंदरगाह का संचालन करता है, रेगुलेशन करता है। और 13वां बंदरगाह ये भारत सरकार के द्वारा बनाया गया और ये अपनी समुद्री तटों के लिए जाना जाता है। क्रिस्टल साफ पानी, रेतीले तट और ये सारी चीज़ें यहाँ की खासियत है। तो पोर्ट ब्लेयर बहुत ही खूबसूरत एक आपका बंदरगाह है जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। तो इसे ज़रूर याद रखें और ये 13वां बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आप देखेंगे, ये आपका पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आप देखेंगे, भारत में जो मात्रा के हिसाब से 95% समुद्री परिवहन के माध्यम से व्यापार होता है और मूल्य के हिसाब से 70%। तो मात्रा के हिसाब से देखें तो 95% जो चीज़ें आती और जाती हैं दूसरे देशों में तो वो समुद्री मार्ग से ही, क्योंकि आप देखेंगे सड़क मार्ग से या वायु मार्ग से ले जाने में बहुत ही ज़्यादा खर्चा आता है, अत्यधिक खर्चा आता है। तो सबसे ज़्यादा सुटेबल रहता है आपका जल मार्ग, समुद्री मार्ग। तो बंदरगाहों से ही 95% व्यापार भारत सरकार करती है। तो ये आप ज़रूर याद रखें। अब जो है 13 बंदरगाह हैं और 205 जो हैं छोटे बंदरगाह हैं जो कि राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं। सागरमाला परियोजना अपन ने देखी थी जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय बंदरगाहों को जोड़ा जा रहा है जिससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन सारी चीज़ों में सुविधाएं मिल सकें। अब सबसे ज़्यादा बंदरगाह कहाँ हैं? महाराष्ट्र में है 53, फिर गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये सर्वाधिक बंदरगाह वाले राज्य हैं जो कि छोटे छोटे बंदरगाह हैं। तो ये आपको कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर बताएं और ये 13 के 13 बंदरगाह पढ़ लें, कौन सा कहाँ है, क्या खासियत है, क्वेश्चन यहीं से आते हैं। थैंक यू।